हाय गाइस, हाउ यू ऑल। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के सेगमेंट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एफआईआर के बारे में। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो कम्प्लीटली किस पर बेस्ड होगा? एफआईआर पर। मीन्स एफआईआर क्या होती है, एफआईआर कैसे रजिस्टर होती है, एफआईआर के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एफआईआर का मैनर क्या है, एफआईआर अगर करने में डिले हो जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या वो प्रोसिक्यूशन के लिए फेटल हो सकता है या उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा प्रोसिक्यूशन पे, और इसके अलावा एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जानते ही होंगे आप लोग वैसे कि एफआईआर क्या होती है, क्योंकि आप अपने आसपास भी सुनते आ रहे होंगे और अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो उसमें भी आप देखते होंगे, एक दो घटनाएं आप लगभग डेली ऐसी देखते होंगे और पढ़ते होंगे कि फला फला केस के अंदर एफआईआर हो गई है। बट क्या एक्चुअली में आप लोग जानते हैं कि एफआईआर क्या होती है? इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। सीआरपीसी का सेक्शन 154 एफआईआर के बारे में ही बात करता है। गाइस, वैसे तो एफआईआर को पूरे सीआरपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। हमारा जो सेक्शन 154 है सीआरपीसी का, वो हमें एक्चुअली मैनर बताता है कि किस मैनर में एफआईआर को रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक आम बोलचाल की भाषा में या फिर अगर हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जाने कि एफआईआर क्या होती है, तो ये ही निचोड़ इसका निकल कर आता है कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने के बाद जो भी पहली सूचना पुलिस को दी जाती है उसी को हम एफआईआर के रूप में कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी मार्केट प्लेस में हैं और आप मार्केट प्लेस में हैं, वहाँ पर आपके सामने किसी का झगड़ा होता है, मारपीट होती है। जब वहाँ पे मारपीट होती है तो आप उस घटना को देखते हैं, आप उस घटना के साक्षी हैं, तो आप चाहें तो उस घटना की पूरी जानकारी जाकर पुलिस को दे सकते हैं और जो जानकारी आपने पुलिस को दी जाकर वही जानकारी एफआईआर के रूप में कंसीडर की जाएगी। गाइस, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू मेक यू वेरी क्लियर दैट ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि किसी विक्टिम का कोई रिश्तेदार, फ्रेंड या रिलेटिव या उसके पेरेंट्स ही जाकर कंप्लेंट करें। किसी भी ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट कोई भी पर्सन कर सकता है, या तो जिसके सामने वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या उस पर्सन को इस कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की जानकारी है। क्या समझे आप लोग एफआईआर से? एफआईआर क्या होती है? एफआईआर होती है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने के बाद इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। वो पहली सूचना ही एफआईआर कहलाती है। दूसरा पॉइंट आप क्या समझे? दूसरा पॉइंट ये कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर किसी रिलेटिव या फ्रेंड या पेरेंट्स के द्वारा ही दी जाए, उसे कोई भी दे सकता है। अब हम डिस्कशन करते हैं कि सेक्शन हमारा 154 क्या बात करता है। हमारा सेक्शन 154 गाइस कहता है कि अगर कोई भी सूचना किसी पुलिस अधिकारी के पास ओरल फॉर्म में आती है तो ये उसकी ड्यूटी है कि उस ओरल इन्फॉर्मेशन को वो राइटिंग में रिड्यूस करेगा। मीन्स जो भी इन्फॉर्मेशन उसको रिसीव होती है, ये उसकी ड्यूटी है कि उसको वो लिखेगा। अच्छा, या तो वो उस इन्फॉर्मेशन को खुद लिखेगा, और अगर वो खुद नहीं लिखता है तो अपने किसी भी सुबॉर्डिनेट ऑफिसर के थ्रू उसको राइटिंग में रिड्यूस कराएगा। दूसरी बात क्या कहता है सेक्शन 154? दूसरी बात ये कहता है कि अगर जो सूचना उसके पास राइटिंग में आती है या फिर जो सूचना उसके पास ओरल में आई थी वो उसने राइटिंग में रिड्यूस की है, तो उसको लिखने के बाद जो भी इन्फॉर्मेंट है उससे वो साइन करवाएगा। मीन्स इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेशन हाउस ऑफिसर और द पुलिस ऑफिसर दैट whenever the complaint, either it is written or whenever he has reduced it in writing, he will get the signature of the informant on the same complaint. करेक्ट? दूसरी बात क्या समझे आप कि उसको इन्फॉर्मेंट से साइन करवाना पुलिस ऑफिसर की फॉरमोस्ट ड्यूटी है। अच्छा, तीसरा काम क्या करेगा कि अगर वो इन्फॉर्मेशन ओरल में आई थी, उसके पास इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास अगर ओरल में आई थी और जब वो उसे लिखेगा राइटिंग में, तो क्या करेगा, ये उसकी
जिम्मेदारी है, ये इसकी ड्यूटी है कि उसको वो पढ़कर सुनाएगा। इट विल बी रीड ओवर बाय द पुलिस ऑफिसर टू द इन्फॉर्मेंट। उसको बताएगा कि लोग आपने ये चीज़ें बताई और मैंने ये चीज़ें लिखी, और जिस वक्त जो इन्फॉर्मेंट है कहेगा हाँ ये करेक्ट है, यही मैंने बताई है, देन दैट विल बी साइंड बाय दैट। करेक्ट। अच्छा, इसके बाद पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है? इसके बाद पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटी है वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने राइटिंग में रिड्यूस की, जो सब्सटेंस उसने रिड्यूस किया, उसको जो पुलिस स्टेशन में एक बुक रखी होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब होती है, उसमें उस सारे के सारे सब्सटेंस को रिकॉर्ड करेगा। ये भी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। और लास्टली पुलिस ऑफिसर का काम क्या है? लास्टली पुलिस ऑफिसर का काम ये है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने एज अ कंप्लेंट रिकॉर्ड करी, उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट वो इन्फॉर्मेंट को प्रोवाइड करेगा। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर। सो अभी हमने क्या जाना कि ये 4 चीज़ें हैं जो कि सेक्शन 154 बताता है कि इन व्हाट मैनर द कंप्लेंट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की कंप्लेंट लिखने से मना नहीं कर सकता। इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू रजिस्टर दिस कंप्लेंट। सपोज करें कि आपके सामने कोई क्राइम होता है या आपके ही साथ कोई क्राइम होता है जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और आप पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, आप मेरी शिकायत को दर्ज कीजिए। लेकिन पुलिस ऑफिसर अगर ये कहता है कि नहीं ये तो मेरे ज्यूरिडिक्शन में ही नहीं आता, मीन्स आप मेरे एरिया से बिलोंग ही नहीं करते, मेरा ये एरिया ही नहीं है, ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है मेरा, तो मैं आपकी कंप्लेंट क्यों रजिस्टर करूं? लेकिन गाइस, पुलिस ऑफिसर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर आप कभी किसी वजह से किसी पुलिस स्टेशन गए हैं, या अगर आपका कोई भी जानकार कभी ऐसे गया है और पुलिस ऑफिसर ने मना किया है, तो शायद वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं होंगे, जिसके बारे में कि अवेयर होना चाहिए। कोई भी पुलिस ऑफिसर इस तरीके से मना नहीं कर सकता। अगर आपको याद हो तो 2014 का एक बहुत ही फेमस केस है ललिता कुमारी, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से मना नहीं कर सकता कॉग्निजेबल ऑफेंस की। ये मैंडेटरी है फॉर देम कि उनको ये कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करनी ही करनी है, वो किसी भी तरीके से मना नहीं कर सकते। सो मीन्स व्हाट यू अंडरस्टूड बाय दैट कि जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड उसको मैंडेटरली रजिस्टर करना ही करना पड़ेगा, आइदर दिस पर्सन इज इन द जुरिडिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन और नॉट। और अगर वो पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में नहीं है तब भी पुलिस ऑफिसर उसको रिकॉर्ड करेगा, और जिस जुरिडिक्शन से वो पर्सन बिलोंग करता है उस कंप्लेंट को वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, जिसको कि हम ज़ीरो एफआईआर के नाम से ही भी जाना जाता है, क्योंकि 2014 के बाद ही ये कंसेप्ट आया है ज़ीरो एफआईआर का। तो हर केस में एफआईआर को मैंडेटरी कर दिया गया है। राइट गाइस, सो आई बिलीव कि अब आप समझ पाए होंगे कि एफआईआर क्या होती है और किस मैनर में रजिस्टर होती है। अब आप लोगों को मुझे लगता है एक चीज़ और जान लेनी चाहिए इसके बारे में कि एक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन होती है जिसको कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि स्टेट ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। इसे हम एक एग्जांपल के ज़रिए, केस के ज़रिए समझते हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस केस है, जिसमें क्या होता है कि एक एक लड़की होती है, उसका थ्रॉट कट हो जाता है। उसका थ्रॉट कट होते हुए एक पर्सन ने देखा, तो जब उस पर्सन ने देखा तो उसने वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर को दी। जब उसने इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी, सी आई हैव सीन दिस गर्ल, उसका जो गला है वो कटा हुआ है। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने क्या किया? पुलिस ऑफिसर ने उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब उसने उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसके कुछ घंटों बाद या एक दिन बाद उसके फादर ने, लड़की की फादर ने कंप्लेंट दी, जो एक स्टेटमेंट दी उसको रिकॉर्ड किया गया पुलिस ऑफिसर के द्वारा। तो अब क्वेश्चन ये था बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेरी क्लियरली कहा कि एफआईआर एक्चुअली वही होती है जो किसी भी घटना के होने के बाद इमीडिएट पहली सूचना पुलिस को दी जाती है। तो एक्चुअली में जो उस पर्सन के द्वारा दी गई थी, जो कि पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड नहीं की थी, वही इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी। सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ का, सो मीन्स आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट
क्या होती है। अच्छा, अब हम जानेंगे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगर लेट हो जाए तो क्या। सपोज करें कि आज ऑफेंस हुआ और उस ऑफेंस की जो कंप्लेंट है वो 2 दिन बाद की गई या 4 दिन बाद की गई या इतने घंटे बाद की गई, तो उसकी क्या क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइज इस पे सुप्रीम कोर्ट की वेरियस केसेस हैं और जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग ऑब्जर्वेशन आई हैं, लेकिन उन सबका मिलाकर निचोड़ यही है कि अगर एफआईआर डिले होती है और प्रोसिक्यूशन अगर उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है, उसका एक्सप्लेनेशन दे पाता है कि रिपोर्ट की एफआईआर रजिस्टर करने में देर क्यों हुई, तो उसका प्रोसिक्यूशन केस पर कोई भी फैटल इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो प्रोसिक्यूशन केस के लिए फैटल नहीं है। लेकिन अगर किसी कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है वो देर से रिकॉर्ड की गई है, उसके पीछे कोई कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है या ट्यूटर करके लिखी गई है नॉल, और एक्सप्लेन उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाता है, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन केस पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। सो ये टोटली जो डिपेंड करता है गाइस, ये डिपेंड करता है ईच केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे। करेक्ट। अब हम बात करते हैं कि एविडेंशरी वैल्यू क्या है, एफआईआर की एविडेंशरी वैल्यू क्या है। वैसे तो गाइज एफआईआर कोई भी सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, यानी कि एविडेंस उसको नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी अगर प्रोसिक्यूशन चाहे तो उस एफआईआर को यूज़ कर सकती है। किस लिए? जब भी उस विटनेस की, जब भी कोई किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है, उसका एविडेंस रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो उस केस में या तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है या फिर उसको कॉर्पोरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। सिर्फ इसके 2 ही यूज़ हैं, इसके अलावा तीसरे किसी यूज़ के लिए एफआईआर को यूज़ नहीं किया जा सकता। सो इसलिए इसको हम एक वीक पीस ऑफ एविडेंस मानते हैं। सो गाइज आज हम इसको कंक्लूड करते हैं यहीं पर। आई बिलीव आप समझ पाए होंगे कि एफआईआर क्या होती है, किस तरीके से रजिस्टर की जाती है, इसकी वैल्यू क्या है, किस स्टेटमेंट को हम एफआईआर कंसीडर करते हैं, या फिर जो डिले होता है एफआईआर का उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके बारे में मुझे लगता है आप अच्छी से समझ गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में गाइज जो हम बात करेंगे वो बात, क्योंकि आज हमने जो बात की है वो बात की है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो कंप्लेंट है वो कैसे रजिस्टर होती है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो उस केस में क्या, उस केस में कंप्लेंट रजिस्टर करने का क्या तरीका है, वो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। सो टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।